हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अंकुर वबेले और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अर्थशास्त्र। हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स अपनी फ्री एजुकेशन के लिए जाना जाता है। यहां पर आपको कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में मिलता है। साथ ही साथ हमने कुछ बुक्स भी प्रिपेयर करी हैं। आपको यहां पर बुक्स और ई बुक्स भी मिलती हैं। अगर आप बुक्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वो लिंक आप भर दीजिए, फॉर्म फिलअप कर दीजिए, आपको मिल जाएगी। बुक को हमने कैसे प्रिपेयर किया है? बुक हमने बनाई है कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए, आपको परेशानी ना हो, आप बहुत अच्छे से उसको पढ़ पाएं। तो हमने तैयार किया है कि सैंपल पेपर बना दिए हैं, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दिए हैं, फिर एमसीक्यू लगा दिए हैं, थ्योरी वाला पार्ट लगा दिया और कई सारे और सेक्शन हमने सेग्रीगेट इसलिए किया है ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाएं। आप एक बुक उठाएं, आपको लग रहा है कि हमने आप रिवीजन कर लिया, हमें टेस्ट पेपर लगाना चाहिए तो आप टेस्ट पेपर लगा पाएं। आपका मन कर रहा है कि हमें आज बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि एमसीक्यू करना चाहिए तो आप एमसीक्यू कर पाएं। फिर लगता है कि यार हमें नहीं कोई थ्योरी वाला पार्ट पढ़ना तो थ्योरी वाला। तो हमने सारी चीजों को सेगमेंट में डिवाइड किया, अलग अलग भाग में डिवाइड किया ताकि वो और इफेक्टिव हो जाए और आप लोग के लिए बहुत काम में आए। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक की बात करते हैं कि विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, ये हमारा टॉपिक होने वाला है। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अब जब ये फोटो जैसे आती है, इस फोटो को आपने देखा होगा, आपकी बुक के अंदर भी दी गई है कोने में। ये फोटो फ्रंट पेज पर रखी है और इस फोटो में कुछ लिखा हुआ है कि हम इस कारखाने को दूसरे देश में स्थानांतरित करेंगे। यहां पर यह खर्चीला हो गया है। अब जैसे ही आप ये सेंटेंस पढ़ते हैं, ये सेंटेंस पढ़ने के बाद आपके दिमाग में क्या जिक्र आता है, आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन बनते हैं, और जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में बनते हैं, जो भी चीजें आपके दिमाग में बनती हैं, उनके साथ, है ना, उन बातों के साथ हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या आपके दिमाग में पहला सवाल आ रहा होगा कि ये क्यों करेगा स्थानांतरित? ये क्यों करेगा, एक सवाल तो आएगा, क्यों करेगा? तो उसका जवाब दिया है खर्चीला। खर्चीला मतलब कैसे, मतलब क्या क्या इस चीज को खर्चीला बना देता है, इस पर हमें बात करनी पड़ेगी। कि हम दो सवाल करेंगे, व्हाई एंड हाउ के ऊपर, क्यों और कैसे की बात करेंगे, कैसे खर्चीला बना देंगे। ये व्यक्ति चला जा रहा है, आगे जा रहा है। यहां पर आपने देखा है कि अधिक मजदूरी और बेहतर माहौल की बात हो रही है, और ये क्या कह रहा है कि यहां पर इन्हीं सब चीजों से, बेहतर माहौल और अधिक मजदूरी, इन सब बातों से क्या हो रहा है, महंगा हो रहा है मामला। तो ये क्या हो रहा है, आगे चला जा रहा है और ये कह रहा है कि हम इस कारखाने को दूसरे देश में ले जाएंगे ना, दूसरे देश में ले जाएंगे मतलब अलग कंट्री में ले जाएंगे। अलग कंट्री में क्यों ले जाएंगे? क्योंकि इस देश के अंदर ये मामला बड़ा खर्चीला हो गया है, तो हमें दूसरा देश ढूंढना पड़ेगा। मतलब जब एक कंपनी कई सारे देशों में स्थापित होती है, कई सारे देशों में अपना कारखाना लगाती है, उत्पादन करती है, इस प्रकार की कंपनी को हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। हमने ये वाली बात पिछले वीडियो में पढ़ी हुई थी। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे स्थापित होंगी, उनका कामकाज का तरीका क्या होगा, इनके ऊपर हम बात करेंगे, कैसे वो स्थापित होंगी, कैसे कामकाज करेंगी। और ये खर्चीले वाली जो बात आई है, खर्चा है, तो इसके खर्चा है तो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में, क्योंकि कोई भी कंपनी जब लगाई जाती है, कोई भी फैक्ट्री जब खोली जाती है, कारखाना जब हम खोलते हैं, तो उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अब ये पैसा बहुत ज्यादा लेबर के ऊपर जाएगा, कच्चे माल पर जाएगा, दूसरे संसाधनों पर जाएगा, जहां पर हमें ये संसाधन कम मिलेंगे और साथ ही साथ बाजार की उपलब्धता भी होगी पास में, वहां पर हम कारखाना लगा पाएंगे ताकि हम प्रॉफिट कमा पाएं। इसीलिए वो व्यापारी हमने देखा हुआ था कि वो दूसरे जगह जा रहा है, बोल रहा है कारखाना दूसरी जगह लगाएंगे क्योंकि यहां पर ये खर्चीला बहुत है। तो इसी कारण से वो शिफ्ट करेगा। जब एक देश से, एक देश का व्यक्ति, मान लीजिए भारत का व्यक्ति जाकर अमेरिका में एक कारखाना लगाता है, फिर वो अमेरिका से शिफ्ट होकर ब्राजील में लगाता है, ब्राजील से शिफ्ट होकर वो केन्या में लगाता है, केन्या से शिफ्ट होकर वो साउथ अफ्रीका में लगाता है, वहां से निकलकर वो आप मान लीजिए कि उसने रूस में कारखाना लगा दिया, तो उसने क्या कर दिया, सबको जोड़ दिया ना, मालिक तो एक ही है। ये क्या हो गई, इंटरलिंकिंग टाइप की। तो वही हम बात कर रहे हैं कि विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ने पर बात चल रही है। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नजदीक हो। हमने, अगर आपने भूगोल पढ़ा होगा क्लास 10th का, है ना, हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं विनिर्माण वाला, तो और जीवन रेखाएं, है ना, आपने देखा होगा भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये वाली बात भी हम कर चुके हैं। तो अगर आप देखेंगे तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मतलब हम कंपनी को बहुराष्ट्रीय ना समझकर हम समझ लें कि सिर्फ हमारा एक कारखाना है, छोटा सा, है ना, सिर्फ छोटा सा एक कारखाना है। और ये कारखाना जो भी है ना, ये जो भी कारखाना है, कारखाना कहां लगाया जाएगा? कारखाने में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है उत्पादन और फिर दूसरा हमें जरूरत पड़ती है कच्चे माल की।
अब कच्चा माल हमें चाहिए है और इस कच्चे माल को हम क्या करते हैं, इसकी क्रिया करते हैं, कुछ क्रिया करके क्या हो जाता है, ये फिनिश गुड बन जाता है और ये उत्पादन हो जाता है। अब यही काम कारखानों में होता है, यही काम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अंदर भी होता है। आप कंपनियां भी लिख लो, ये कंपनियां क्या है, सेवाएं बनाएंगी या फिर कोई उत्पाद तैयार करेंगी। अब आप कारखाना कहां लगाएंगे, मान लीजिए कि आपने कारखाना लगाया इंडिया के अंदर, मान लीजिए कि आपने कारखाना लगाया भारत के अंदर, और भारत के अंदर आप कारखाना लगाते हैं और कच्चा माल आपको लाना पड़ रहा है। भारत में भी आपने कहां कारखाना लगा दिया, मान लीजिए कि आपने भारत में मध्य प्रदेश के अंदर कारखाना लगा दिया। कच्चा माल के लिए आपको तमिलनाडु से बात करनी पड़ती है और यहां से आप क्या करते हैं, कच्चा माल ला पाते हैं। आप ले गए यहां से, जैसे भी बना आपसे रास्ता बस्ता आपने जो भी तैयार किया, और आप क्या हो गए, यहां से कुछ इस तरीके से कच्चा माल लेकर पहुंच गए। कच्चा माल लेकर पहुंचे। अब यहां पर जो कारखाना है आपका, इस कारखाने में हुआ उत्पादन हुआ, तो आपका जो भी माल निकल कर आया, उस माल को बेचने के लिए आप कहीं कोई दूर दराज के देश में गए। मान लीजिए कि आप गए पश्चिम बंगाल में। कहां पहुंच गए, पश्चिम बंगाल में। यहां पर आपने अपना क्या कर दिया, कारखाना यहां पर स्थापित कर दिया। ये कारखाना यहां पर स्थापित, अपना उत्पाद जो है वो पश्चिम बंगाल में ले गए। कारखाना लगा है मध्य प्रदेश में, सामान खरीद रहे हैं तमिलनाडु से कच्चा माल, और कहां भेज रहे हैं, बेचने के लिए प्रोडक्ट भेज रहे हैं पश्चिम बंगाल में। अब आप जब कच्चा माल यहां से यहां तक जाएगा, है ना, जब भी कच्चा माल यहां से यहां तक जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, यातायात का खर्चा आएगा कि नहीं, यातायात का खर्चा बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा, तो यातायात का भी खर्चा आएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे यहां पर कि जब आपका माल बन गया तो आपको भेजना पड़ेगा, बाजार आपको कहां मिल रहा है, पश्चिम बंगाल। बाजार कहां मिल पा रहा है, पश्चिम बंगाल में, तो यहां पर फिर यातायात का खर्चा आ गया। अब इतना खर्चा आएगा तो जो उत्पाद तैयार हुआ उसकी कीमत बड़ी बढ़ जाएगी, कीमत बहुत हो जाएगी, महंगा हो जाएगा। साथ ही साथ, है ना, तो हमने क्या किया कि जब ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई, क्यों कारखाना ऐसी जगह स्थापित होता है कि जहां पर कच्चा माल भी आसानी से मिल जाए और उत्पादन भी जो हो रहा है वो भी आसानी से बिक जाए। ये वाली बात आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। हो गई क्लियर कि नहीं हुई? ऐसा तो नहीं कोई कि किसी को क्लियर नहीं हुई ये वाली बात। तो अब आपने देख लिया, क्योंकि खर्चा काफी आ जा रहा है। साथ ही साथ जब आप उत्पादन क्रिया करते हैं ना, जब भी आप उत्पादन करते हैं तो यहां पर आपको अलग अलग प्रकार की चीजों की आवश्यकता है, शक्ति के साधन की आवश्यकता है। साथ ही साथ आपको शक्ति के साधन के अलावा, है ना, शक्ति के साधन के अलावा आपको मजदूर की आवश्यकता है ना, ये सारी चीजें। तो ये शक्ति भी आसानी से उपलब्ध हो, बिजली वगैरह आसानी से उपलब्ध हो, कोयला वगैरह आसानी से उपलब्ध हो, मजदूर भी आसानी से उपलब्ध हो, और जो उत्पादन हो उसके लिए बाजार भी पास में उपलब्ध हो। तो फिर ऐसी जगह कारखाना लगाने से मतलब है और आप आसानी से वहां पर उत्पादन कर पाएंगे, आसानी से उत्पादन वहां पर हो पाएगा। क्लियर बात? तो हमने देखा कि वो कहां पर कारखाना लगा रही है, जहां पर उत्पादन मतलब जहां पर बाजार निकट है वहीं पर वो लोग अपनी उत्पादन इकाई को स्थापित करती हैं, जो बाजार के नजदीक होता है। जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो, मतलब मजदूर, हमें जो स्किल्ड लेबर है वो भी मिल जाए, अनस्किल्ड लेबर भी मिल जाए, कुशल और अकुशल दोनों प्रकार की लेबर यहां पर उपलब्ध हो। जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, ना, जहां पर उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता भी हो, है ना, जो अन्य और कारक हैं, अन्य और चीजें हैं, जैसे कच्चा कोयला डलना है या कोई और चीज डलनी है, लेबर मिल रही है, लाइट मिल रही है, पानी चाहिए है, ये सारी चीजें आपके पास उपलब्ध हो। आप देख पा रहे हैं ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों की फोटो है, जगह जगह पर ये कोई इंडस्ट्रियल इलाका है वहां की फोटो लगाई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती हैं। जब कंपनियां स्थापित होती हैं तो उनको ध्यान रखना पड़ता है कि सरकार की पॉलिसी कैसी है, सरकार किस नीति के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसा तो नहीं सरकार ने कुछ कठोर नीतियां बना दी हो कि हमें काम करने में समस्या हो जाए, तो सरकार नीतियों पर भी नजर रखती है। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती है ना। इन जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद, सुनिश्चित मतलब क्या है, निश्चित कर लेना कि भाई हमें कहां कारखाना लगाना है, श्रम की उपलब्धता हो, शक्ति के साधन की उपलब्धता हो, कच्चा माल आसानी से मिल जाता हो और उत्पाद जो है वो आसानी से बिक जाता हो और उनके लिए यातायात बहुत अच्छा हो, मतलब जो आपका परिवहन है वो बढ़िया होना चाहिए। ये सारे कारकों पर हमने ध्यान दे लिया। इन कारकों पर सुनिश्चित करने के बाद उत्पादन के लिए क्या करते हैं कि जब हमने डिसाइड कर लिया कि ये सब है तो हमने अपना एक ऑफिस खोल दिया। ऑफिस खोलने के साथ कुछ कारखाने भी लगा दिए। ऑफिस मतलब हम अपना पेपर वर्क करेंगे, कारखाना मतलब वहां पर हम उत्पादन करेंगे, ये सब स्थापित कर दिया। अब इनमें कौन सी परिसंपत्तियां हम सुनिश्चित कर रहे हैं, जैसे हमें जमीन चाहिए पड़ेगी, वहां पर घर बनाना पड़ेगा, मशीन लगानी पड़ेगी, अन्य उपकरण खरीदने पड़ेंगे, लेबर की आवश्यकता है, कच्चे माल की आवश्यकता है, सड़क की आवश्यकता है, शक्ति के साधनों की आवश्यकता है। इन सब में हम क्या करते हैं, इन सब उपकरणों में व्यय की गई मुद्रा को, इन सब में हमें इन परिसंपत्तियों में हमें कुछ खर्चा करना पड़ेगा, इन सबको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन सब में जो मुद्रा को हम व्यय करते हैं, इस सब पर जो मुद्रा लगाते हैं उसको ही क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं, या
उसको ही क्या कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। क्लियर बात। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा, है ना, जो मल्टीनेशनल कंपनी है जो एक देश के साथ कई देशों में अपनी कंपनियां या कारखाने खोलकर बैठी हैं, जब वो निवेश करती हैं तो उस निवेश को हम विदेशी निवेश कहते हैं। मतलब वो कैसा होगा, विदेशी मुद्रा में होगा, डॉलर में हो सकता है या अलग अलग रुपए में हो सकता है। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेंगी। मतलब जो भी आपने बनाई है, जो भी आपने अपनी यूनिट खड़ी करी है, जो भी आपने कारखाना लगाया है, वो लाभ देगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर आएगा। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों स्थानीय कंपनियों के साथ भी संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि मारुति सुजुकी की आप बात कर लो, हीरो होंडा की आप बात कर लो, या कई सारी कंपनियां भारत आकर कोई स्थानीय कंपनियों के साथ बातचीत करके, उनके साथ समझौता करके उत्पादन को संयुक्त रूप से चलाती हैं। जैसे आपने सोनी इरिक्सन का नाम सुना होगा। तो ऐसे कई सारी ज्वाइंट वेंचर हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर संयुक्त रूप से काम करते हैं। अब संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनियों को दोहरा लाभ होता है। क्या क्या दोहरा लाभ होता है? पहली बात तो अगर हम करें, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान करती हैं, वो आपको कुछ पैसा देती हैं, जैसे कि जिससे क्या हो, जिससे कि आप तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए, ताकि आप अच्छे से उत्पादन कर सकें, उत्पादन बढ़ सके, मशीनें अच्छी आ सके। तो पहला लाभ तो ये हो गया कि आपको अपनी कंपनी का इंफ्रा बदलने के लिए, आपको अपनी कंपनी का आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए पैसा मिल गया। दूसरा क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती हैं। मतलब कोई विदेश से कोई कंपनी आती है तो वो अपने साथ क्या कर सकती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ला सकती है, कोई भी नवीनतम प्रौद्योगिकी है वो अपने साथ इनके द्वारा लाई जा सकती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम और आसान रास्ता क्या है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे आम और आसान रास्ते को आप देखें, स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। मतलब ये क्या करेंगी कि ये आएंगे यहाँ पर, एक स्थानीय कंपनियों को खरीद लेंगी, स्थानीय कंपनी को खरीद कर और उसके साथ फिर क्या करेंगे, अपना उत्पादन करेंगे और प्रसार करेंगे। कोई मान लीजिए यहाँ पर कंपनी है छोटी सी और उसको खरीद लेंगे, उसकी 4-4 जगह ब्रांच है, तो सारी ब्रांच इनकी हो जाएगी, फिर ये अपना उत्पादन या अपना कामकाज चालू करेंगी। ये ऐसा कैसे कर पाती हैं, तो अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह कार्य बड़ी आसानी से कर लेती हैं कि इनको कोई तकलीफ नहीं आती। अब ये कैसे कर पाती हैं या कैसे होता है, तो एक उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण के लिए एक बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिसको कारगिल फूड्स कहा गया, ये आप देख पा रहे हैं, ये कारगिल कंपनी का लोगो है। उसने भारत की एक परख फूड जैसी छोटी कंपनी को खरीद लिया। ये परख फूड है, ये परख फूड का लोगो आप देख पा रहे हैं। तो कारगिल फूड ने क्या किया, परख फूड को खरीद लिया। क्यों खरीदा? क्योंकि परख फूड भारत में जाना माना ब्रांड था, तेल के उत्पादन में ठीक ठाक था, खरीद लिया। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि परख फूड ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा अपनी मार्केटिंग तंत्र तैयार करके रखा हुआ था ना, विपणन तंत्र तैयार करके रखा हुआ था, जहां उसके ब्रांड काफी प्रसिद्ध थे, उसका ब्रांड अच्छा चलता था। उसके 4 तेल शोधक केंद्र भी थे। इन सब पर किसका अधिकार होगा? चूंकि अब खरीद लिया तो कारगिल फूड्स का अधिकार हो जाता है, उनका कब्जा हो जाता है। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी बनी। खाद्य तेल मतलब आप समझ रहे हैं, पैकेट 50 लाख पैकेट पर डे के हिसाब से इतना उत्पादन ये कर रही है, और ये क्या हो जाती है, भारत की सबसे बड़ी खाद्य तेल निर्माता कंपनी हो जाती है। अब बात आती है कि ये कंपनियां किसी अन्य कंपनी को खरीद लेती हैं या कैसे खरीद लेती हैं, क्या कारण है, क्यों खरीदती हैं। तो वास्तव में क्या होता है, कई शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति इतनी ज्यादा है ना, इतना पैसा इनके पास है, कई सारे विकासशील देश जो हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, उनकी सरकारों का पूरा बजट भी होना तो उससे ज्यादा भी पैसा इनके पास है। तो इनके लिए खरीदना बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से खरीद लेती हैं। ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पर भी आप सोचिए कि जब इतना पैसा है कि एक देश के बजट से ज्यादा पैसा वो रख सकती हैं, तो आप समझिए कि उनका प्रभाव कितना होगा, प्रभुत्व कितना होगा, इसको आपको सोचना चाहिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई अन्य तरीकों से भी अपने उत्पादन को नियंत्रित करती हैं। जैसे कि हम बात करें, सबसे पहला हमने देखा कारखाना लगाकर आई भारत में, जगह ली सरकार से, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली, काम करना स्टार्ट कर दिया। एक तरीका यह हो गया। दूसरा तरीका, आई भारत में किसी अन्य कंपनी को खरीद लिया, है ना, उस कंपनी को ही खरीद लिया कि बोले ये पूरी कंपनी हमारी हो गई। या एक काम करेंगे कि एक अन्य कंपनियों को के विनिर्माण केंद्र को खरीद लिया, उसको खरीद लिया, या उनके कोई केंद्र है, ऐसे कोई केंद्र को, कोई सेंटर है, उनको खरीद लिया। तो किसी भी तरीके से खरीद कर इन्हें क्या कर दिया, अपने पास मिला लिया, अपने पास रख लिया, या छोटी छोटी कंपनियों को ऑर्डर दे दिया कि भाई तुम बनाओ हमारे लिए, मार्केटिंग हम करेंगे। तो इनके ये तरीके हैं, इन तरीकों से ये अपना उत्पादन नियंत्रित करती है। जैसे आप देख पा रहे हैं, जीन्स है। अब अगर आप कभी स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कपड़ा, जो कपास है वो भारत से ही जाता है बहुत सारी जगह।
विकासशील देशों में उत्पादित जीन्स अमेरिका में 6500 रुपए में बेची जा रही है। मतलब भारत में बनवाई जा रही है, लेवलिंग करी जा रही है किसकी, कि भाई ये उस वाली कंपनी का है और कितने में बेच रहा है, 6500 रुपए में बेच रहे हैं, जबकि भारत में आराम से आपको 1000-1200 रुपए में मिल जाती है ना। तो ये बात की गई कि भाई विकासशील देशों से लेकर अलग अलग देशों में उसको महंगे पर बेच रहे हैं। एक अन्य तरीका भी है, अन्य तरीके से भी आप उत्पादन को नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे? छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देकर, जैसे कोई छोटे छोटे फैक्ट्री लगाने वाले हैं, छोटे छोटे कारखाना लगाने वाले हैं, तो उन ऐसे उत्पादकों को आप उत्पादन का ऑर्डर दे देते हैं और उनसे उत्पादन लेते हैं, ब्रांड अपना या लेबल अपना लगाकर अपनी सील पैकिंग करके और हम बेचना स्टार्ट कर देते हैं। जिस उदाहरण के तौर पर देखिए, फुटबॉल बना रही है महिला, लुधियाना के घर में एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए फुटबॉल का निर्माण कर रही है। बना कौन नहीं, घर में बैठे बैठे ये लोग फुटबॉल बना रहे हैं। अब ये फुटबॉल जाएगी उस कंपनी के पास, वो अपना ऐसा लोगो चिपका देगी, उसने दिया होगा बना बनाया लोगो, ये लोग लगा देंगे, फिर वो बेच लेगी। जबकि बनाया किसने, छोटे, बेच कौन रही है, एक मल्टीनेशनल कंपनी बेच रही है। तो एक तरीका इनका ये भी होता है, इस तरीके से भी क्या करते हैं, अपने उत्पादन को नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण की बात करें तो वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जिनका उत्पादन और आपूर्ति, है ना, आप देखें कि वस्त्र हो गए या जूते चप्पल हो गए या खेल के सामान हो गए, इनका उत्पादन और आपूर्ति दोनों मामलों में देखना है तो उत्पादन जो है विश्व भर में उत्पादन छोटे उत्पादकों द्वारा होता है। मतलब घर घर में जाकर, छोटी छोटी जगह पर जाकर इसका उत्पादन करवाते हैं। कि बोले जैसे हमने फुटबॉल का देखा, वैसे ही आप देख सकते हैं क्रिकेट के बैट का देख सकते हैं, तो छोटी छोटी जगह पर उत्पादन होता है। फिर अब क्या करेंगे, ये उत्पादन वो बहुराष्ट्रीय कंपनी ले लेगी, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करेगी, इसकी जगह जगह आपूर्ति करेगी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा इसे अपने ब्रांड के नाम से इसकी सप्लाई की जाएगी। आपूर्ति मतलब क्या होगा, सप्लाई की जाएगी, ताकि अलग अलग जगह जाए। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति, श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। ये सारी चीजें निर्धारित करती हैं और फिर ठीक ठाक कीमत इनके द्वारा वसूली जाती है, ठीक ठाक कीमत इनके द्वारा ली जाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्य और प्रसार का एक तरीका यह है कि कई तरह के उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही हैं। कैसे करती हैं, विश्व भर की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित करके। मान लीजिए कि वहां पर कोई कंपनी है तो उससे बातचीत कर ली कि आप चिंता मत करो, हम आपके लिए बैठ देंगे, हमारा नाम छोटा होगा, आपका नाम बड़ा होगा, ऐसी बातचीत कर लेते हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी करके लोकल में आई कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके, सप्लाई के लिए छोटी छोटी कंपनियों का उपयोग करके, जैसे हमने क्रिकेट के बैट और फुटबॉल में देखा, इन सब माध्यमों से भी अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर लेती हैं। स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद कर, ये तरीका भी है कि भाई या तो उनसे कंपटीशन करके तो वो बर्बाद हो जाएंगी, उनसे सस्ता बेच बेच के वो परेशान हो जाएंगे, या फिर उनको खरीद लेंगे। इस तरीके से भी कर लेती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों से उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं। मतलब कहीं बैठी हैं अमेरिका में बैठकर भारत में अपना धीरे धीरे प्रभाव जमा रही है, भारत में बैठकर कहीं और दूसरे देश में प्रभाव जमा रही है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, परिणामतः क्या हुआ, तो दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो गया। कंपनी अमेरिका की है, उत्पादन भारत में हो रहा, बांग्लादेश में हो रहा, ब्राजील में हो रहा, सब इंटरलिंकिंग है। तो दूर दूर के स्थानों पर फैला उत्पादन भी क्या हो रहा है, परस्पर आपस में संबंधित हो रहा है या जुड़ रहा है। अब एक आपकी बुक में एक चार्ट दिया गया है, एक बॉक्स दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है, इस पर हम विचार करते हैं। एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। मतलब ये क्या हो गई, 26 देशों में है तो बहुराष्ट्रीय हो गई। फोर्ड मोटर्स 1995 में भारत आई और चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना की। यह संयंत्र भारत में जीपों और ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया। मतलब क्या किया, जब भारत आई तो भारत की स्थानीय कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा से क्या कर लिया, उसने एक समझौता कर लिया, उसके सहयोग से अपना एक कारखाना स्थापित कर लिया। वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाजारों में 88,000 कारें बेच रही थी, जबकि 1,81,000 कारों का निर्यात भी कर रही थी। मतलब भारत में बना रही है तो भारत में बेच भी रही है, और जितनी भारत में बेच रही है उससे लगभग दुगनी कहां बेच रही है, दूसरे दुनिया के देशों में बेच रही है। भारत से दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किया जा रहा था इन कारों का। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास पुर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती है। मतलब फोर्ड इंडिया जो है उसका विकास कैसे करना चाहती है, पार्ट्स की सप्लाई करने वाले सेंटर के रूप में करना चाहती है। अब ये आपने पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ने के बाद ये दो सवाल आएंगे। क्या आप मानते हैं फोर्ड मोटर्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और क्यों? हाँ, हम मानते हैं एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, क्योंकि इसके जो केंद्र हैं करीब 26 देशों में है। विदेशी निवेश क्या है, फोर्ड मोटर्स ने भारत में कितना निवेश किया? कारखानों में जब कंपनियां निवेश करती हैं, या कारखानों के माध्यम से या फैक्ट्री के माध्यम से कंपनियां जब निवेश करती हैं उसको विदेशी निवेश कहते हैं। और भारत में फोर्ड मोटर्स ने 17,000 करोड़ का निवेश किया है, 1700 करोड़ का निवेश किया, तो यहां पर हम लिख देंगे।
अब ये फोटो आप देख पा रहे हैं, ये फोटो वही है कि भारतीय मजदूरों द्वारा बनाई गई ये कारों के बारे में बात की गई है। ये कारें लाद दी गई हैं और दूसरे देशों में भेज दी जाएंगी। तो भारत में भी ऐसे काम होते हैं, इंडिया भी इन सब मामलों में काफी आगे है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हम पीछे। लेकिन फोर्ड मोटर्स से हमें ये बात समझ में आ गई कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मतलब क्या है कि भारत में भी बिक रही है, साथ ही साथ भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी गाड़ियां बेची जा रही हैं। तो ये बात हमने कर ली कि विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ने वाली बात हो गई यहां पर। अब आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। मतलब आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सारे वीडियोस आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं। आप देखें हम कितने कोर्स ऑफर करते हैं। आप सीबीएसई मतलब हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, नीट, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन। मतलब अगर हम इनकी बात करें तो ये आपकी स्कूलिंग से संबंधित हो गए। ये आपके स्कूल के बाद अब जब आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, आपको यूनिवर्सिटी में जाना है, आपको आईआईटी या इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल में जाना है, तो उसके कोर्स भी फ्री है। आपको फिर ग्रेजुएशन करने के बाद किसी प्रकार की तैयारी करनी है तो तैयारी के बहुत सारे कोर्स, बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, है ना, ये सारे कोर्स आपको यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये सारे वीडियो आप कहाँ देख सकते हैं? तो ये सारे वीडियो आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट मैग्नेट ब्रेन्स www.magnetbrains.com पर, हमारे एप्लीकेशन मैग्नेट ब्रेन्स जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं कहाँ से? प्ले स्टोर से। इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको उपलब्ध करवाता है बुक्स, ई बुक्स, है ना, ये भी आपको उपलब्ध करवाई जाती है। वीडियो तो 100% फ्री ही है। अगर आपको ये बुक्स प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी गई है, लिंक ओपन करेंगे और फॉर्म को फिल कर देंगे। ये बुक्स को इस तरीके से अरेंज किया गया है ताकि आपको पढ़ने में समस्या ना हो। बहुत इफेक्टिव तरीके से काम किया गया है बुक्स के ऊपर। इनके कई सारे पार्ट बनाए गए हैं। मान लीजिए कि आपकी अगर कोई किताब है, कोई भी सब्जेक्ट, मान लीजिए जैसे हम अभी अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, तो इसके सैंपल पेपर उसमें दिए गए हैं, इसका एक अलग सेगमेंट हो गया। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट आया जिसमें आप बहुविकल्पी प्रश्न पर बात कर सकते हैं। तीसरा पार्ट आया जिसमें आप महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर सकते हैं। चौथा पार्ट आया जिसमें हम थ्योरी वाला पोर्शन, जैसे कई सारे भाग हमने बनाए हैं, मतलब सेक्शंस डिवाइड कर दिए हैं ताकि आपको बुक पढ़ने में मजा आए, साथ ही साथ वो बड़ी इफेक्टिव हो, आपके एग्जाम के अंदर भी बड़ा अच्छा काम कर सके। आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं? तो आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और मस्त रहिए। सबसे जरूरी बात कि पढ़ते रहिए। धन्यवाद।